इसलिए उसने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। मैंने कार हबीब जीवानी की बरतनाक लाश से कदरे दूर फुटपाथ के सहारे पार कर दी और ऑपरेटर साफ करके नीचे उतरा। इस वक्त मैं मेमन मस्जिद के अकबी दरवाजे से काफी दूर था, लेकिन फिर भी वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी और मैं हजूम के किसी तकरीबी रद्द अमल के बारे में फिक्रमंद था। मैंने हबीब जीवानी के पहलू के बल पड़ी हुई लाश को सीधा करके उसकी बाईं जेब से रिमोट कंट्रोल वाली स्याह वजनी डिबिया निकाली तो एक रुख से पिचक चुकी थी। शायद हबीब जीवानी की धमाचुकड़ी और फिर तड़पने के दौरान उस डिबिया पर कोई बेतरा ज़रब आई थी जिसने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। मैं इस डिबिया की तबाहकारी से बखूबी वाकिफ था, इसलिए मैंने उसे एहतियात से अपनी जेब में रख लिया। वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। मेरे लिए इंतजार के वो लम्हात आसाब शिकन थे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा अव्वल खान से रब्ता नहीं किया। मुझे अंदाजा था कि वो किसी मुश्किल सूरत हाल में उलझा हुआ होगा। आखिरकार 10 मिनट बाद सड़क के एक सिरे से कोई गाड़ी नमूदार हुई जिसकी कैबिन पर गर्दिश करने वाली सुर्ख इमरजेंसी लाइट रोशन थी। करीब आने पर मालूम हुआ कि वो एक पुलिस वैन थी। उसकी अगली नशिस्त पर सादा पोश ड्राइवर के साथ एक स्याहपोश शख्स मौजूद था। पिछले हिस्से से मजीद 3 स्याहपोश 2 बावर्दी सिपाहियों के साथ बरामद हुए। वो सब ही खुदकार राइफलों से लैस थे। अगली सीट से उतरने वाला स्याहपोश मेरी तरफ आया। बाकी अफराद ने लाश को घेरे में ले लिया। एक सिपाही भीड़ को मुंतशिर करने में मसरूफ हो गया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि स्याह कपड़ों वाले स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज थे और उनसे खुलकर बात की जा सकती थी। मेरा नाम नादिर है। मैं ब्लैक हाक ए की हदायत पर इधर आया हूँ। मेरी तरफ आने वाले ने धीमी आवाज में कहा, लाश की तहवील से बरामद होने वाला रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैंने अपनी जेब में से प्लास्टिक की पिचकी हुई डिबिया निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चंद सानियों तक इस डिबिया को उलट पलट कर देखता रहा, फिर उसकी आंखें अचानक ही हैरत से फैलती चली गई। फिर उसने डिबिया अपनी आंखों से करीब ले जाकर टार्च की रोशनी में कुछ बारीक हरूफ पढ़ने की कोशिश की और मायूसाना अंदाज में गहरा सांस लेकर रह गया। मुझे अफसोस है सर, ये रिमोट कंट्रोलर तो ऑपरेट हो चुका है और इसे जहां भी जो कोई भी तबाही लानी थी वो आपसे काफी देर पहले आ चुकी होगी। उसने मुझे आगाह किया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ। मैं नरमी के साथ कहा, तुमने ये क्यास कैसे लगा लिया? यह मशहूर जमाना अमेरिकी कंपनी स्पेस कंप्यूटेशन कारपोरेशन का है। MI साख्त का रिमोट कंट्रोल है जो इस कंपनी ने बनाया है, जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए आलमी शोहरत रखता है। इसका बटन दबाकर इसे ऑपरेट ना भी किया जाए तो उसकी अंदरूनी साख्त इस तरह रखी गई है, किसी नुकसान पहुंचने की सूरत में भी ये अपना काम दिखा जाता है। अपनी इस खूबी की वजह से MI जंगी हथियार के तौर पर भी बहुत मकबूल है। इसकी पिचकी हुई डिबिया इस बात का सबूत है कि ये यूनिट ऑपरेट हो चुका है। इसका ताल्लुक किसी सिस्टम से था। नादर को अपने मौजू पर पूरा अबूर हासिल था। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो इस रिमोट कंट्रोलर को ताकतवर डायनामाइट्स की एक बैटरी से जुड़ा गया था और वो तबाहकुन डायनामाइट इसी इमारत की ज़ेरे ज़मीन मंजिल में नस्ब है जहाँ कार्रवाई की जा रही है। डायनामाइट फटने के बाद इस बुलंदबाला इमारत को अब तक राख और मलबे का ढेर बन जाना चाहिए था। ठीक, वो तफहीमी अंदाज में बोला। फिर सवाल किया, फिर ये रेंज का मामला मालूम होता है, इसकी रेंज क्या है? मैं बिल्कुल लाइल्म हूँ। मैंने उसका इम्तिहान लेने के गर्ज से कहा, हो सकता है कि इससे MI की रेंज कम हो। SCC वाले अपने बनाए हुए MI पर इसके रेंज का कोड नहीं डालते, बल्कि खरीदारों को राजदारी से इस बारे में मालूमात फराहम करते हैं। मौजूदा सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकता है कि टारगेट की तरफ चंद कदम की पेशकदमी ही इसकी मुकम्मल तबाही का सबब बन जाए। इस रिमोट कंट्रोलर को फौरी तौर पर यहाँ से दूर ले जाकर इसका सर्किट नकारा बनाना होगा। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं अव्वल खान के माह पर हबीब जीवानी की लाश लेकर ट्रेड लाइन के दफ्तर की तरफ नहीं गया, वरना 150 फुट की हद में पहुंचते ही वो होलाक तबाही रूनमा हो जाती जिसे रोकने के लिए मैंने वो सब भाग दौड़ की थी। मुझे रेंज का इल्म नहीं, लेकिन मकतूल बार बार 150 फुट फासले की बात कर रहा था। मैंने कहा, फिर वही इसकी रेंज होगी। उसने नतीजा अखज़ करने में ज़रा भी ताकीर नहीं की। मैं ये डिवाइस अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम ब्लैक हाक ए की तरफ चले जाओ। हबीब जीवानी की लाश पुलिस वैन के अकवी हिस्से में डाल दी गई और मैंने हबीब जीवानी की गाड़ी संभाल ली। मुझे M में जिना रोड पर दाखिले की इजाज़त मिलनी नामुमकिन थी, इसलिए मैं पुलिस वैन के पीछे ही गाड़ी चलाता रहा। उन लोगों ने नादर को टावर के करीब उतार दिया और सड़क की गलत सम से ट्रेड लाइन के दफ्तर की तरफ चल दिए, जहाँ से वक्फे से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। असल कार्रवाई 1.5 घंटे में निमट गई। खतरे का एहसास होने पर शेर शाह खान और उसके 15 साथियों ने भरपूर मुजामत की कोशिश की थी, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स की अंदर और बाहर से होने वाली 2 तरफा यलगारों ने बहुत जल्द उनके पैर उखाड़ दिए। एक शख्स मुकाबला करते हुए मारा गया, 5 बुरी तरह जख्मी हुए और बकिया ने उस तबाही से बौखलाकर हथियार डाल दिए। सुरंग से उतरने वाली टीम को असल मुकाबले के आगाज से पहले ही सुरंग के अंदरूनी हिस्से में हेरोइन के 40 किलो वजनी पैकेट मिल गए थे। शायद हबीब जीवानी ने बाकी माल वहां से निकाल कर शेरशाह खान के हवाले कर दिया था, क्योंकि वो लोग तहखाने के एक हिस्से में हेरोइन की थालियां खोखले शोल्डर बैग्स में सील कर रहे थे। उन सबको इबरतनाक और लंबी सजाएं दिलवाने के लिए वो मवाद बहुत काफी था, लेकिन हबीब जीवानी का दफ्तर उन लोगों के लिए भूल भलियां साबित हुआ था।
जेर जमीन सुरंग से दफ्तर में दाखिले का रास्ता, दफ्तर से आमदोरफ्त का रास्ता और हबीब जीवानी की मेज का हिफाजती निज़ाम उन लोगों की समझ में नहीं आ सका था और उन मकामात पर जबरदस्ती से काम लेना पड़ा, जिसके नतीजे में वो सब चीजें तबाह हो गई थी। उसके बाद डायनामाइट्स की तलाश का मरहला शुरू हुआ। बारूदी ज़खायर का सुराग लगाने वाले जदीद तरीन आलात की मदद से वो काम आसान साबित हुआ, लेकिन ट्रेडाइन के जेर तसरुफा मारती रकबा इतना वसी और पुरपीछ था कि आखिरी डायनामाइट बरामद करने में सुबह के आसार नमूदार हो गए। तहखाने और उससे ऊपर वाली मंजिल के अहम सतूने के गिर्द 25 से 50 किलोग्राम वजनी बारूदी ताकत के 6 ऐसे डायनामाइट नस्ब थे जो फटकर इमारत के ढांचे की बुनियादों को उस बुरी तरह तबाह कर सकते थे कि बाकी पूरी इमारत जमीन बोझ हो सकती थी। इन डायनामाइट्स का सिलसिला MI रिमोट कंट्रोल के जरिए काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से जुड़ा गया था। वो पूरा काम इतनी पेशा वाराना महारत के साथ किया गया था कि MI रिमोट के फाल होने के सिर्फ 15 सेकंड बाद तमाम डायनामाइट्स बैक वक्त इमारत को उड़ा कर रख सकते थे। इमारत को क्लियरेंस दिए जाने के वक्त सुबह के 4:30 बज चुके थे। हम लोग ट्रेड लाइन के दफ्तर से बाहर आए तो घड़ियां सुबह के 4:30 बजा रही थी और तारों भरे आसमान के मशरकी गोशों में उजाले की मुहूम सी धुंध नमूदार हो चुकी थी। इलाके में खुशगवार खामोशी का राज था जो दिन के मसरूफ लम्हात में वहां अनका होती थी। इस कार्रवाई से फारिग होने के बाद पुलिस को इलाका क्लियर करने का इख्तियार दे दिया गया। कैदियों और उनकी तहवील से बरामद होने वाले सामान को अव्वल खान ने अपने नायब की तहवील में दे दिया। भारी गाड़ियों पर मुश्तमिल उस कारवां की किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवानगी के बाद अव्वल खान मुझे अपने साथ लेकर जीप में रवाना हो गया। हबीब जीवानी की लाश और उसका कटा हुआ हाथ कानूनी तकाजों की तकमील के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त तक अव्वल खान उस कदर मसरूफ रहा था कि उसे मुझसे कोई और बात करने का मौका ही नहीं मिल सका था, लेकिन जीप में तखलिया मुयस्सर आते ही उसके जहन में सोया हुआ तजस्सुस जाग उठा। उसके लिए हबीब जीवानी की कहानी बहुत तहय्युर के साबित हुई। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मकामी माफिया ने अहम और बारसूख अफसरान को ब्लैकमेल करने के लिए शहर में की क्लब के नाम से अयाशी का कोई अड्डा कायम किया हुआ था, जहाँ मेहमानों का दिल बहलाने के लिए सीधा सीधा मकामी और गैर मुल्की लड़कियां मुलाजिम रखी गई थी। वो ये हकीकत सुनकर शिश्तर रह गया कि एक अहम पुलिस अफसर ने माजी करीब में एक फाशा की फरमाइश पर अपने महकमे के खुफिया मवासलाती राब्ते का एक हिसास ऑपरेटर से चोरी करके उसके हवाले कर दिया था, जो आखिरकार हबीब जीवानी के कब्जे में चला गया था और महज उसी ऑपरेटर्स की वजह से वो लोग तबाही के दहाने पर पहुंचा दिए गए थे। अगर हबीब जीवानी आखिरी मुहिम पर निकलते हुए मुझे नजरअंदाज करने का फैसला कर लेता तो दुनिया की कोई ताकत है उसकी लाई हुई होलनाक जानी और माली बर्बादी को नहीं टाल सकती थी। वह हर तरफ मलबे और इंसानी जिस्मों की चीथड़े बिखरे होते। अव्वल खान ने इस चाल में आकर फौरी तौर पर की क्लब जैसे खतरनाक अड्डे की बेकुनी का इरादा जाहिर किया तो मैंने मुस्कुराते हुए उससे मुतल्ला किया कि मैं वो नेक काम काफी अर्सा पहले सर अंजाम दे चुका था। इसका मतलब है कि तुम्हें इतनी तवील मुद्दत से हबीब जीवानी के वजूद और उसके स्याह करतूतों का इल्म था। उसने चुपते हुए लहजे में एहतिजाज किया। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन वो मेरी मुहिम जोई का इब्तदाई ज़माना था। मैं की क्लब को बड़े लोगों की अयाशी और उसके मालिकान की भारी आमदनी का एक खनौना सरिया समझता था। मुझे इसके असल मकासद का इल्म नहीं था। मैं काफ़ी मेहनत करने और वक्त गुजारने के बाद इस पोजीशन में आया हूँ कि आज हम हबीब जीवानी की लाश पर उसके करतूतों का मातिम कर रहे हैं। इससे पहले तो बस आंख मचोली रही थी और मेरा क्यास कहता है कि तुम उनकी जड़ों में बहुत दूर तक उतरे हुए थे। उसने कहा, मैं तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हूँ कि मालूमात हासिल करने के लिए तुम उन्हीं में शामिल न रहे हो। तुम्हारा यह अंदाज़ा दुरुस्त है, मैंने एतराफ़ किया, लेकिन उनकी सफ़ों में घुसना इतना आसान नहीं था। आज भी हबीब जीवानी बार बार मेरी तरफ से बेतक रहा था। खैरत है कि वाज़े तौर पर साफ सुथरी सोच रखने के बावजूद तुम बुरे लोगों के साथ मिल बैठने में कामयाबी हासिल कर लेते हो। मुझे यकीन है कि यह बहुत जान जोखों का काम होगा। इसकी एक छोटी सी वजह है कि मैं हमेशा से अच्छा आदमी नहीं था। तुम जानते हो कि मेरा माजी भी बहुत ताकतदार था। ये सब इसी माजी से धोखा खा जाते हैं। उन्हें ये इल्म नहीं हो पाता कि मेरा दिल दिमाग बहुत ही तामीरी तब्दीलियों से गुजर चुका है। बातें करते हुए हम स्टेशन 4 पहुंचे तो वहां अव्वल खान के लिए एक अहम पैगाम मौजूद था। उसकी गैर हाजिरी में उसके कमांडिंग ऑफिसर ने फ़ोन किया था। मेरे ज़हन में पहला ख्याल जफर या अल्बर्ट टू के बारे में ही आया, क्योंकि उस वक्त तक उसके नए और पुराने फिंगरप्रिंट्स के बारे में कोई इतला नहीं आई थी। लेकिन अव्वल खान का ख्याल मुख्तलिफ था। ऑपरेशन ब्लैक हाक के सिलसिले में ऊपर से बाकायदा इजाज़त ली गई थी, इसलिए कमांडिंग ऑफिसर उस ऑपरेशन के नताइज के बारे में बेफिक्रमंद हो सकता था। अव्वल खान के सर पर काम का भूत सवार था, इसलिए उसने फौरन ही अपने CO को फ़ोन करने का इरादा किया, लेकिन मैंने वक्त का एहसास दिलाकर उसे रोक दिया। तुम कहते हो तो सुबह होने का इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स में काम के लिए वक्त का कोई तयन नहीं होता। हो सकता है CO इस वक्त भी मेरी जवाबी कॉल के इंतजार में जाग रहा हो। दूसरी तरफ मुझे गजाला और सुल्तान शाह का ख्याल था। उन्हें मालूम था कि मैं हबीब जीवानी का पैगाम मिलने पर रवाना हुआ था, इसलिए वो मेरी सलामती और वापसी के बारे में फिक्रमंद हो सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ वीरा की ज़ात थी। उसे मेरे और हबीब जीवानी के मरासिम के बारे में इल्म नहीं था। मैं फ्लैट से रवाना हुआ तो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई हुई थी, लेकिन इस वक्त तक यकीनी तौर पर फ्लैट में वापस आ चुकी होगी। अगर मैं फ़ोन करने पर वही रिसीवर उठा लेती तो मेरे पास
उसे सुनाने के लिए कोई मजबूत कहानी नहीं थी, लेकिन फिर भी गजाला की परेशानी का तस्वुर मेरे लिए परेशान कुन था। मैंने फोन करने का फैसला कर ही लिया। वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। दूसरी तरफ से वीरा की आवाज सुनाई दी थी। तुम कहाँ हो? सुबह होगी और तुम्हें यह एहसास भी नहीं है कि हम सब तुम्हारे लिए परेशान होंगे। उसकी मुलामत अमेज आवाज से बेफिक्रमंदी की अलामत नुमाया थी। मैं जहां भी हूँ खैरियत से हूँ। मैंने अपनी आवाज बोझल बनाकर कहा, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरी वापसी में अभी कुछ और ताखीर होगी। मैं 10 बजे तक घर आऊंगा, लेकिन ये तो बको कि तुम इस वक्त कहाँ मरे हुए हो। उसकी जली कटी आवाज उभरी। मैं अव्वल खान के साथ हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज से बेअतबारी मुतरशे थी। उन लोगों ने तो बताया था कि तुम किसी नामालूम शख्स के फोन कॉल पर उजरत में फ्लैट से रवाना हुए थे। वो अव्वल खान ही की कॉल थी। मैंने उसे समझाना चाहा। अव्वल खान कब से नामालूम हो गया? उसके बारे में इतनी राजदारी की क्या जरूरत थी? वापस आकर सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मेरी खता मुआफ कर दो। तुम जहन्नुम में जाओ। तुम्हारे बारे में सोचना अपनी जात को घुन लगाने के बराबर है। उसने मेरा जवाब सुनने की जहमत के बगैर अचानक ही फोन बंद कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। भाभी से बात कर रहे थे। अव्वल खान ने गहरी संजीदगी के साथ सवाल किया। अरे नहीं, वो बेचारी तो बहुत सीधी सादी है। इस वक्त वीरा ने टेलीफोन उठा लिया था। वीरा? तो क्या वो इतनी सुबह बेदार हो जाती है? अव्वल खान ने हैरत से पूछा। वो मेरे इंतजार में शब बेदारी कर रही है। मैंने उसे आगाह किया, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक गैर औरत तुम्हारे बारे में इस कदर फिक्रमंदी का मुजाहरा करे। उसने अपनी दो टोक राय जाहिर कर दी। वीरा के उस रवैये से भाभी को जरूर तकलीफ होती होगी। गजाला मेरे और उसकी दोस्ती की मसलियतों और नज़ाकतों से खूब वाकिफ है। वो तुम्हारा ज़ाती मामला है, मुझे उससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ कि वीरा ने तुमको जफर के बारे में क्या कुछ बताया? फ़ोन पर तो तुमसे तफसीली बात नहीं हो सकी थी। मैंने वीरा की ज़ाती आरा और तबसरों को हज़फ करके हक़ाइक़ उसे बताती है। बोगोटा की एंटी नारकोटिक्स फोर्स में जफर की हमशक्ल की मौजूदगी की इतला पर अव्वल खान भी बहुत बुरी तरह चौंका था, लेकिन उसकी आखिरी राय भी यही थी कि कोलंबिया के किसी बाशिंदे के लिए अहले जुबान की तरह उर्दू पर अबूर हासिल करना मुमकिन नहीं था। इसलिए जफर ही था, अल्बर्टू नहीं हो सकता था। लेकिन मैं अब भी अपने शुबहात पर कायम हूँ। मैंने इसरार किया। खैर, फिंगरप्रिंट्स का मुवाजना आखिरी फैसला कर देगा। आखिर तुम्हें जफर की असलियत पर शुबा क्यों है? मैं ये मान नहीं सकता कि कोई भी पाकिस्तानी इस हद तक गिर सकता है कि वो इसराइल, कर्नल जैसी जोन्स या डेविड स्टार के लिए काम करना शुरू कर दे। आखिरी दर्जे की ये नमक हरामी किसी सही नस्ल पाकिस्तानी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। मैंने असर नो बहस से गुरेज करते हुए कहा, वो सिर्फ एक शुबा था जो दूर अज़कार भी साबित हो सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारा इब्तदाई शुबा अब भी बहुत जानदार नजर आ रहा है। बात फिर फिंगरप्रिंट्स के मुवाजने पर आ जाती है। अगर वो जफर ही है तो हमें मान लेना पड़ेगा कि वो पूरी नेक नीति के साथ फोर्स की खिदमत कर रहा है। मैंने खामोशी इख्तियार करके वो मौजू वहीं ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा ज़हन उसी एक नुक्ते में उलझा हुआ था कि कर्नल जैसी जोन्स अपने किसी खुफिया मफाद के बगैर अपने ग्रोह के एक रुकन को क्यों कर आज़ाद कर सकता था। जफर के मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर मौजूद थी। तुम घर जाकर आराम करना चाहो तो मेरा कोई आदमी तुम्हें छोड़ आएगा, अव्वल खान ने पेशकश की। मैं तुम्हारी और सीईओ की गुफ्तगू होने तक यहाँ रुकना चाहता हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। इसी वजह से मैंने वीरा को 10 बजे वापसी की इतला दी थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं फ़ोन पर तुम्हें इस गुफ्तगू के नतीजे से आगाह कर दूंगा। उस वक्त तक वीरा मेरी ज़िंदगी अजाब बना देगी। मैं जफर के बारे में ठोस मालूमात हासिल किए बगैर घर वापस किया तो मेरी रात भर की गैर हाजिरी के बारे में जिरा करके मुझे परेशान कर देगी। तो क्या तुम उसे माफिया की कहानी नहीं सुनाओगे? उसने हैरत से पूछा। मैं माफिया को क्या जानूं? मैंने एक आंख दबा कर कहा। वो सब तुम्हारा खेल बखेड़ा था, इसी वजह से मुझे तुम्हारी वापसी का इंतजार करना पड़ा। जरूरत हुई तो अपना भी हल्का फुल्का किरदार पैदा कर लूंगा। आपस के एतमाद और बेएतमादी का ऐसा खतरनाक इम्तजाज मैंने आज तक नहीं देखा। वह गहरा सांस लेकर बोला और मैं वहां से उठ गया। मैं रिटायरिंग रूम की खिड़कियों की दबेज पर्दे खींचकर आरामदेह दीवान पर दराज हुआ तो थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। फिर 9 बजे अव्वल खान ने ही नरमी के साथ मुझे बेदार किया। तुम्हें 10 बजे घर पहुंचना है, मुंह हाथ धो लो तो मैं तुम्हारे सामने सीईओ से बात कर लूं। उसने कहा, अभी तो अंधेरा है, क्या तुम्हारा सीईओ बेदार हो गया होगा? मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे चंद मिनट बाद ही किसी ने कच्ची नींद से जगा दिया। अंधेरा सिर्फ इस कमरे में है, बाहर सूरज बहुत ऊपर जा चुका है, क्योंकि इस वक्त 9 बज रहे हैं, जबकि हमारी दफ्तरी औकात 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। अव्वल खान ने टहलते हुए कहा। मैं छलांग मारकर दीवान से नीचे आ गया। गुसल खाने से हाथ मुंह धोकर बाहर निकला तो हल्का फुल्का लेकिन गर्म गर्म नाश्ता मेरा मुंतजिर था। मैं नाश्ते से फारिग होकर फौरन अव्वल खान के दफ्तर में पहुंच गया। मैंने वहां बैठकर सिगरेट सुलगा ली और अव्वल खान ने स्पीकर फोन ऑन करके अपने कमांडिंग अफीसर का फोन नंबर मिलाना शुरू कर दिया। दुआ सलाम से शुरू होने वाली गुफ्तगू में पहला मौजू ब्लैक हार्क ऑपरेशन का था। कमांडिंग अफीसर को इस मुहिम में मेरी कलीदी किरदार के बारे में पूरी मालूमात हासिल थी। उसने अव्वल खान की रिपोर्ट सुनने के बाद मुतअद्दिद सवालात किए, जिनके तसल्ली बख्श जवाबात देने के बाद अव्वल खान ने बहुत नर्म और मोहतात अल्फाज में जफर वाले मामले का जिक्र छेड़ दिया। रिपोर्ट आ गई है, उसके पुराने और ताज़ा फिंगरप्रिंट्स में 100% यकसानियत है। STF में तकर्री के तरीकाकार के बारे में हमारे शुबहात पे बुनियाद साबित हुए। मेरा मशवरा है कि अब तुम भी जफर की तरफ से अपना दामन और जहन साफ कर लो। तो हमारा मेहनती और ईमानदार अफसर है। सीईओ ने महज मुरव्वतन खुद को भी अव्वल खान के शुबहात में एक फरीक बनाकर बात खत्म करनी चाहिए।
मुझे कोई शुबा नहीं था, बस दरमियानी अरसे में उसकी मसरूफियात की बिना पर मेरे ज़हन में एक इम्कान उभरा था जो ऊपर वालों तक पहुंचाना मेरा फर्ज था। अब वो किस्सा खत्म हो गया, अव्वल खान ने जवाब दिया। चंद रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद वो गुफ्तगू खत्म होगी। किस्सा खत्म, पैसा हजम। अव्वल खान ने स्पीकर फोन का बटन ऑफ करके गहरा सांस लेते हुए कहा, जफर जफर ही है, उसके हक में उससे बड़ी गवाही कोई और नहीं हो सकती। मेरे लिए ये रिपोर्ट हैरान कुन है। मैंने ईमानदारी के साथ अपने दिल की बात कह डाली। अव्वल खान की आंखें फरते हैरत से पेशानी पर जा चढ़ी। अब तुम्हें क्या बात परेशान कर रही है? फिंगरप्रिंट्स को तो दुनिया भर की अदालतें और तिब्बी माहिरीन आखिरी शनाख्त तस्लीम करते। मैं जानता हूँ, मैंने सर झुकाकर आहिस्तगी के साथ कहा, बस मेरी छठी हिस्स मुतमिन नहीं है। तुम बेसबब मगजनी तर्क कर दो, वो मान जाएगी। अव्वल खान ने उठकर मेरी पुश्त पर हाथ मारते हुए कहा और मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। अव्वल खान इस वक्त फारिग था, इसलिए उसने खुद ही मुझे फ्लैट तक पहुंचाने की पेशकश की जो मुझे कबूल कर लेनी पड़ी। लेकिन रास्ते में हमारे दरमियान कोई काबिल जिक्र तबादला ख्याल नहीं हो सका। मेरे पास फ्लैट के दरवाजे की चाबी मौजूद थी, इसलिए मैं डोरबेल बजाए बगैर कुफल खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वीरा अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर अंडों से भागी हुई कुड़क मुर्गी की तरह फूली हुई खड़ी थी, जबकि पूरे फ्लैट में सन्नाटा छाया हुआ था। चोरों की तरह आए हो, मालूम होता है कहीं से मार खा कर लौटे हो। वीरा ने इस्तेज़ाई लहजे में कहा। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। तुम जैसे गैर जिम्मेदार आदमी की फिक्र में कोई भी ज्यादा देर तक अपना खून नहीं सुलगा सकता। तवील इंतजार से उकता कर वो दोनों अपने अपने ठिकानों पर सो रहे हैं। वो तिलमिलाए हुए अंदाज में बोली। मैंने बारी बारी देखा कि गजाला की ख्वाबगाह और ड्राइंग रूम के दरवाजे बंद थे। मेरी दानिश में उन दोनों को सोए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, इसलिए उनकी नींद में दखल अंदाज होना मुनासिब नहीं था। दूसरी तरफ गजाला की अदम मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं बेहतर तौर पर वीरा का गुस्सा काफूर कर सकता था, इसलिए मैंने उसी के कमरे का रुख किया। लेकिन वो मुझे अंदर जाने का रास्ता दिए बगैर दरवाजे पर जमी खड़ी रही। वीरा के मुंह से जिन की हल्की सी बू आ रही थी और कमरे की फिजा भी उसी बू से बोझल थी। मैंने अर्ज से कहा, आज तुमने नाश्ते की इब्तिदाई जिन से की है? क्या इरादा है? नाश्ता रात भर की नींद से बेदार होने के बाद किया जाता है, वो गुर्रा कर बोली। मैंने इसी के सहारे पूरी रात जाग कर गुजार दी और तुम इसे नाश्ता कह रहे हो? मैंने उसका नर्म गुदाज बाजू थाम कर नरमी से उसे कमरे में धकेलते हुए कहा, जली कटी बातें ना करो और एक गिलास मेरे लिए भी बनाओ, इसके बाद बातें होंगी। वैसे तुम गुस्से में जरूरत से ज्यादा हसीन नजर आने लगती हो। दांत पीसने से तुम्हारे दोनों रुखसारों में जो खफीफ से गड़े पड़ते हैं वो किसी भी सालम मर्द को गर्क करने के लिए काफी होते हैं, और मैं बेचारा भी एक ही मर्द हूँ। होश में रहकर बात करो। वो कमरे में दाखिल होते ही मुजाहमत किए बगैर बोली, अब तुम दो किश्तियों के सवार नहीं रहे हो जो मुझे इस खुशामद से लुभा सको। अभी गजाला बेदार होकर इस कमरे में घुस आई तो तुम किसी भीगे हुए चूहे की तरह मस्कीन नजर आने लगोगे। हकीकत और खुशामदाना तारीफ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुम उसे खुशामद करार दो, तब भी इससे मेरा वो मकसद नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं क्या समझ रही हूँ? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वीरा आंखें निकाल कर बोली। बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। मैंने होले से उसकी पूछ सहलाते हुए कहा, ये ना भूलो कि हम दोनों ने कभी जवानी की रातें और मुरादों के दिन एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। मैंने आज तक तुम जैसा गैर जिम्मेदार और नाखलफ शख्स नहीं देखा। वो बदस्तूर बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसने कुर्सी संभाली थी। मैं हंस पड़ा। आज तुम फंस गई। नाखलफ का लफ्ज़ औलाद के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरों के लिए नहीं। अहले ज़ुबान न होने का इजहार इसी वक्त होता है जब रोज़मर्रा के मामूली अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बाज़ मर्द भी अपनी जबीली कमज़ोरियों के बिना पर अपनी महबूबाओं के सामने इसी बुरी तरह मिनमिनाने लगते हैं कि उन्हें बिला झिझक औलाद के ज़ुमरे में शुमार किया जा सकता है। कम अज़ कम मैं ऐसे मर्दों में शामिल नहीं हूँ। मैंने अपने गिलास में बर्फ़ के डले डालते हुए कहा, तुम भी बहुत सुअर और बेशर्म हो। वो कोई पुरानी बात याद करके अचानक मुस्कुराती। खुदा के शुक्र है कि तुम्हारे रुखसारों के कुएं तो गायब हुए। मैंने जल्दी से कहा, रुखसारों के कुएं? उसने ताज्जुब के साथ भूमि चढ़ा कर सवाल किया। ये फारसी के अल्फाज हैं। मैंने संजीदगी से कहा, आज तुम्हें जुबान, अल्फाज, मुहावरे और तर्जुमे क्यों याद आ रहे हैं? उसका मूड कतरे बहाल हो चला था। जफर के नए और पुराने फिंगरप्रिंट्स यकसा हैं। अब ये देखना बाकी रह गया क्या उसे उर्दू जुबान पर वाकई हम लोगों जैसा अबूर हासिल है। मैंने अपने ज़हन में चकराने वाली बात उसके सामने होकर दी। ला हौला वला कुव्वत। और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, शायद तुम्हारी अकल चल गई है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ जाने के बाद अब क्या बाकी रह गया है? और हाँ, मैंने उसकी बात दरमियान ही से उचक ली। अकल चलने का मुहावरा भी जफर का अच्छा इम्तिहान साबित हो सकता है, क्योंकि चलने का लुग़वी मफहूम रास्तों और फासलों से वाबस्ता है। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने रात कहाँ बसर की थी। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करके पूछा। मेरे सर पर जफर का भूत सवार था और मैं उसी के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए स्टेशन 4 गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां दूसरा चक्कर शुरू हो चुका था जिसने रात बर्बाद कर दी। बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। मेरी खामोशी पर उसने लुकमा दिया। जिन और टॉनिक वाटर के मुतवाज़ी महलूल का एक बड़ा घूंट अपने मैदे में उतारने के बाद मैंने कहा, आज शहर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ऊपर से आने वाले अहकाम की रोशनी में हेरोइन का भारी जखीरा पकड़ा गया है। अव्वल खान इसी कार्रवाई में मसरूफ था। मकामी मंशियात फरोश भारी जखीरा जमा करने का खतरा मोल नहीं लेते। माल आते ही तेजी के साथ नकासी के अड्डों पर फैला देते। वो एक्सपोर्ट करने वाले बड़े लोग रहे होंगे, पता नहीं। मैंने बेपरवाही के साथ कहा, ये सब धंधे ट्रेड लाइन नामी किसी दफ्तर की आग में हो रहे थे। 2 आदमी मरे हैं,
चंद जख्मी हुए और बख्तिया गिरफ्तार कर लिए गए। अब कैदियों से बातचीत के बाद ही पूरी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी। इस मुहिम से फारिग होने के बाद अव्वल खान ने जफर के बारे में मालूमात हासिल की थी। कहीं तुम मुझे ये बताना तो नहीं चाह रहे कि शहर में होने वाली कार्रवाई में तुम्हारा हाथ नहीं था? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मुझे अपनी कोई बात तुम्हारे दिमाग में ठोंसने की क्या जरूरत है? मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। मुझे उड़ती उड़ती खबरें मिल रही थी कि माफिया यहाँ जड़ पकड़ती जा रही है। एक जमाने में वो लोग तुम्हारे पुष्ट पनाह भी बने हुए थे। वो दरमियान में ना आते तो मेरे आदमी शायद तुम्हें फनाह कर चुके होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि शी के इकदाम उखाड़ने के बाद अब तुम अपने पुराने मौसनों पर टूट पड़े हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने चिड़चिड़ लहजे में कहा। उन्होंने मेरी मर्जी या ख्वाहिश के बगैर मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। मुझसे जवाबी ताउन नहीं मिला तो वो खुद ही मुझसे नाउमीद होकर गायब हो गए। तुम मुझ पर बिला वजह इल्ज़ाम तराशी क्यों कर रही हो? जब से तुम्हारी और अव्वल खान की दोस्ती हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स को पुरस्कार तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल होने लगी हैं। उसने चुपते हुए लहजे में कहा। सबसे बड़ी कामयाबी तो तुम्हारे ताउन से हुई है। मैंने तुमको अव्वल था आखिर बाखबर रखा था। तुम माफिया की कौन सी हमदर्द या खैर खा हो जो मैं तुमसे अपने कारनामे छुपाता फिरूंगा? मुश्किल यही है कि तुम्हारे अजान को बर वक्त समझना नामुमकिन होता है। बात समझ में आती है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि माफिया को खाक चटवा कर तुम क्या करना चाह रही हो। काबिल गौर बात यह है कि ऐसे वाकयात रुन्मा होने के वक्त है तुम अपनी छत के नीचे कभी महवे ख्वाब नहीं होते। तुम पिछली रात की एक बड़ी कार्रवाई की खबर सुना रहे हो और रात भी तुमने घर से गायब रहकर गुजारी। तुम मफरूजा बातों पर लट लेकर जफर के पीछे घूम रहे हो और मुझसे ये तवक्का रखते हो कि मैं सामने की बातें नजरअंदाज करके तुम्हें मासूम मान लूं। तुम फिर इल्ज़ाम तराशी कर रही हो। मैंने एहतियाज किया। अभी तो अव्वल खान को भी ये मालूम नहीं है कि मारे और पकड़े जाने वालों का ताल्लुक किस गिरोह से है और तुम मुसलसल उन्हें माफिया वाले करार दिए जा रहे हो। इस बहस पर लानत भेजो। चंद रोज में सब कुछ सामने आ जाएगा। चंद रोज क्या, शायद आज शाम के अखबारात ही में सारी खबरें आ जाएंगी। शाम के अखबारात? उसने बुरा समूह बनाया। ये अखबारात खबरें नहीं, स्कैंडल और सनसनीखेज क्या सराइयाँ छापते हैं। इनके पढ़ने से ब्लड प्रेशर ख्वाब खा बढ़ने लगता है। तुम्हारे अखबारात जो कुछ कहते रहें, मुझे अपने ज़राए से असल कड़ियाँ मिल जाएंगी। इन कड़ियों से कहानी तैयार कर लो तो मुझे भी सुना देना। मैंने तुर्शी माइल शीरी महलूल का अगला घूंट लेकर कहा। अब ये बताओ कि पिंडी कब चल रही हो? वो किस लिए? मेरे गैर मुतवक्का साल पर हैरानी का इजहार किए बगैर न रह सके। जफर की उर्दू दानी के इम्तिहान के लिए मैं अपनी खलिश से निजात हासिल करनी चाहता हूँ। इसके लिए सिर्फ तुम ही काफ़ी हो। चाहो तो गजाला को साथ ले जाओ, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी उर्दू जानती है। लेकिन हम दोनों हिस्पानवी ज़ुबान से नाबलद थे। अगर वो जफर है तो उसे हिस्पानवी से नाबलद होना चाहिए।